हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के मेडिकल लेक्चर पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को दवाइयों को एकदम जुबान पर याद करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कोई भी दवाई अगर आप देखते हैं तो तुरंत देखकर ही बता देंगे कि वो दवा किस कैटेगरी की दवा है, वो दवा किस काम में आएगा, आप देखते ही बता देंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो आप जान लीजिए कि आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि आपके दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि कैसे कोई दवाओं को देखते ही हम उसको बता दें कि उस दवा का क्या काम है और उस दवा को कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, उस दवा का नाम क्या है। क्या दवाओं के सभी नामों को हम रटेंगे? तो रटना नहीं है, हर एक दवाओं को एकदम आसान भाषा में याद कराने की कोशिश कराऊंगा और याद कराने के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में पूरी की पूरी डिटेल से समझाने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर सभी लोग बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर नए हैं, अभी तक वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो अगर आप जो बेल आइकन को हमारी प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो आपके होम पेज पर दिखाएगी, आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, दवाइयों का जो नाम है उसको जुबान पर रटने के लिए आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फार्मूले कौन से होते हैं? दो फार्मूले बेसिकली होते हैं। एक होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। देखिए, अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले समझने वाले हैं सफिक्स, फिर उसके बाद समझेंगे प्रीफिक्स। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों के बेस पर आपको दवाइयों के नाम को याद करना सिखाएंगे आज। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार सफिक्स जो होता है ये क्या होता है। देखिए, जो सफिक्स होता है उसका मतलब होता है शब्दों के अंत में। शब्दों के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग सफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप लोग समझिए, शूटर हो गया, मास्टर हो गया, डस्टर हो गया। तो सबकी लास्ट में टर आया हुआ है, सबके लास्ट में टर आया हुआ है। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सफिक्स। और जो प्रीफिक्स क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है, इसका सिंपल अपोजिट जान लीजिए। शब्दों के शुरू में जो शब्द आते हैं, और सफिक्स में क्या था, शब्दों के अंत में जो शब्द आते हैं, शब्दों के अंत में, सफिक्स के अंत में जो शब्दों के अंत में जो शब्द आता है उन्हें सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज। तो सबकी स्टार्टिंग में डिस आया हुआ है, तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। और जो शब्दों के लास्ट में जो वर्ड आते हैं, जो सेम टू सेम मिलते हैं, उन्हें हम लोग सफिक्स कहते हैं। आई होप इतनी बात तो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप लोग हिंदी में जान लीजिए, जो लोग हिंदी मीडियम में हैं उनके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल शॉर्ट भाषा में। देखिए, जैसे सफिक्स, मूल शब्द के अंत में जो अक्षरों के ग्रुप आते हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, सबके लास्ट में ई आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ई आया हुआ है। तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है? मूल शब्द के स्टार्टिंग में जो शुरू में जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, जैसे कि उपमान, उपकार और उपचार। तो सबके स्टार्टिंग में उप आया हुआ है, तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। अब जिन लोगों को यहाँ जो लोग देख रहे हैं
उन लोगों को ये दो फार्मूले समझ में आ गया होगा कि सफिक्स का मतलब क्या होता है और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए, यही दोनों फार्मूलों के बेसिस पर आप लोगों को कितनी भी सारी दवाइयों का नॉलेज एकदम आसान भाषा में देने जा रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बोर बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आपको दवाइयों के बारे में ए टू जेड नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको दवाइयों का ए टू जेड नॉलेज रखना है तो क्या सभी दवाइयों के नामों को आप रटेंगे? तो रटना नहीं है, अब आपको फार्मूलों के बेसिस पर सभी दवाइयों के नाम को याद करना है ए टू जेड। तो चलिए अब दवाइयों के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं और फार्मूलों के बेसिस पर, जैसे कि प्राजोल, सबके लास्ट में देखिए पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया और लेंसोप्राजोल हो गया। तो सबके लास्ट में प्राजोल आया हुआ है, प्राजोल आया हुआ है ना। तो ये देखिए, एक बात ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि इसका यूज फंगल इन्फेक्शन में कुछ लोग बताते हैं जो जोल आता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बारे में जान करके कि वो फंगल इन्फेक्शन से कोरिलेट करने लगते हैं। जैसे कि फ्लूकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया, टरकोनाजोल हो गया। तो ये जोल से वो लोग कंपेयर करने लगते हैं, तो इसके बेसिस पर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन उसमें आपको दूसरा फार्मूला बताऊंगा और उसको आप लेकर थोड़ा बहुत परेशान मत होइएगा, क्योंकि उसके लिए दूसरा फार्मूला है। ये जो प्राजोल आता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया और लेनसोप्राजोल हो गया, ये एंटी अल्सर मेडिसिन होती हैं। इनका इस्तेमाल गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। किसी को गैस बन जाता है तो गैस को ठीक करने के लिए हम लोग प्राजोल कैटेगरी के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और जिनके लास्ट में प्राजोल आया हुआ है तो ये सफिक्स में आता है। किसका फार्मूला आ रहा है? सफिक्स का फार्मूला आ रहा है। शब्दों के लास्ट में जो सेम शब्द आते हैं उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया और लेनसोप्राजोल हो गया। तो क्या आ रहा है? सबके लास्ट में प्राजोल आया ना, तो ये हमारा सफिक्स के फार्मूले पर बैठ रहा है। तो अगर प्राजोल आता है तो ये गैस की दवाइयां होती हैं। समझ गए आप लोग? तो इसी के साथ और एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे कि फिनेक, जैसे कि ब्रोमोफिनेक, डाइक्लिकफिनेक और नेफाफिनेक। देखिए सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? फिनेक आया हुआ है। अब डाइक्लोफिनेक हो गया और इसमें क्या हो गया? सबके लास्ट में फिनेक आया हुआ है। तो ये NSAID के क्लास की मेडिसिन होता है। इनका काम होता है दर्द को दूर करना, बुखार को ठीक करना, इन्फ्लामेशन हो गया है, किसी प्रकार की सूजन हो गई है तो उसको ठीक करना। तो ये NSAID की क्लास की मेडिसिन होती हैं जिसके लास्ट में फिनेक आता है। यही हमारा सफिक्स फार्मूले पर बैठ रहा है। तो सबके लास्ट में देखिए क्या आया हुआ है? फिनेक आया हुआ है। डाइक्लोफिनेक और ब्रोमफिनेक, नेफाफिनेक। समझ गए? कुछ और भी एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे कि फ्लॉक्सासिन, जैसे कि फ्लॉक्सासिन, इसमें क्या होगा? VC फ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? फ्लॉक्सासिन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? फ्लॉक्सासिन आया हुआ ना। तो ये एक क्यूनोन क्लास का मेडिसिन होती, जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो कि क्विनोलोन्स क्लास की एंटीबायोटिक होती है। ये जो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कार्य करता है। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक का नाम इस तरीके से आप बहुत सारी एंटीबायोटिक का नाम याद कर सकते हैं। समझ गए? फ्लॉक्सासिन तो बहुत जगह देखा जाता है और सेम देखा जाता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया। उसके बाद आपका एक और होता है, उसका नाम होता है
सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो भी हो गया। तो समझ गए ना हमारी बातों को। यहाँ पर आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर जैसे कि सेम यहाँ पर आ गया एजिथ्रोमाइसिन, तो यहाँ पर भी आपको सीन दिख गया। उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और वहाँ पर भी फ्लॉक्सासिन आ गया। डेसिफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। तो ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, क्योंकि इसमें एक फार्मूले से कितने नाम से कितने सारे नाम की एंटीबायोटिक याद हो गई। तो ये फार्मूले होते हैं, दवाइयों के नाम को नहीं याद रखना है कि बचपन से जैसे कि याद करते आ रहे हैं A B C D E F G, ए वाला जमाना गया, क्योंकि आप लोग मेडिकल के छात्र हैं, आपको फार्मूले याद करना है, ABCD की तरीके से रट्टा नहीं मारना है। समझ गए ना। तो एक फार्मूले पर आप कई सारे दवाइयों का नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि नाजोल आया हुआ है। क्या आया हुआ है? नाजोल। तो जोल लेकर के आप लोग, ये जोल से कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि यहाँ पर भी जोल है, और जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, तो वहाँ पर भी जोल है, और माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टरकोनाजोल, यहाँ पर भी जोल है। तो हम कैसे पता करें कि कौन सा गैस की दवाई है और कौन सी फंगल इन्फेक्शन की दवा है? तो आप लोगों को वहाँ पर बताए हैं कि जो गैस की दवाई होती है उसमें बताए हुए हैं, क्या बताए हैं, जो गैस की दवाइयाँ होती हैं उस फार्मूले में आपको आते हैं प्राजोल। क्या आता है? प्राजोल आता है। और जो एंटी फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन होती हैं उनमें आता है नाजोल। क्या आता है? नाजोल। तो समझ रहे हैं ना। तो इसमें नाजोल आया हुआ है, उसमें प्राजोल आया हुआ है। तो ये दो बात आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जोल पकड़ के बैठे हैं, जोल यहाँ पर भी है, जोल वहाँ पर भी है, तो फार्मूला तो बैठ ही नहीं रहा है। तो जोल को नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, इसके वहाँ से प्राजोल से पकड़ लीजिए, एक दो वर्ड आप प्राजोल को पकड़ लीजिए, जैसे कि माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और टरकोनाजोल। इसमें नाजोल आया हुआ है और उसमें प्राजोल आया हुआ है। तो गैस के बेसिस में प्राजोल आएगा, और इन्फेक्शन के एंटी इन्फेक्शन के इन्फेक्शन में नाजोल आएगा, जो कि फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कार्य करेगा। जैसे किसी को दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली को ठीक करने के लिए हम लोग एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और एंटी फंगल जो मेडिसिन होती हैं उसको इस्तेमाल करने में माइकोनाजोल, टरकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल, तो सबके लास्ट में नाजोल आया हुआ है। तो इसके माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि ये दवाई किस काम में आती है। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि माइसिन। क्या है? माइसिन। तो ये भी एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। तो इसमें देखिए, जैसे कि हमारा आया हुआ है एजिथ्रोमाइसिन, और ज़्यादातर एंटीबायोटिक में CIN देखना रहता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। और भी आप लोगों को ऊपर एंटीबायोटिक के बारे में बताए हुए हैं, जैसे कि फ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। तो ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक होती हैं वो लगभग 90% जो एंटीबायोटिक होती हैं उसमें लास्ट में सीन आता है। तो इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। और थोड़ा सा इनके क्लास बदल जाते हैं। ये जो माइसिन आया हुआ है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और एंटीबैक्टीरियल भी होता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और ये होते हैं। तो इस फार्मूले पर भी आप लोग जान सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि और दवाइयों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि बिटाल हो गया। क्या हो गया? बिटाल हो गया। जैसे बीटल विटाल हो गया, ब्यूटावाल विटाल हो गया, फिनावाल विटाल हो गया। तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? बिटाल आया हुआ है। तो ये एक प्रकार का सीडेटिव मेडिसिन होती हैं, जैसे कि घबराहट को दूर करना, नींद को लाना। ये जो सीडेटिव मेडिसिन होती हैं, और सीडेटिव मेडिसिन के लास्ट में
बिटाल आता है और इसी बिटाल के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि ये एक प्रकार का सीडेटिव मेडिसिन है। जैसे कि सीडेटिव मेडिसिन के लास्ट में ज़्यादातर देखा जाता है बिटाल आता है, जैसे कि ब्यूटावाल्विटाल, फिनोबार्बिटाल और सबके लास्ट में बिटाल आया हुआ। तो ये एक प्रकार का सीडेटिव मेडिसिन होता है और सीडेटिव मेडिसिन का मतलब होता है घबराहट को दूर करना, नींद लाना। ये सारे कार्य सीडेटिव मेडिसिन के होते हैं, समझ गए ना। तो कुछ और दवाइयों के नाम में जान लेते हैं, जैसे कि किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन आया हुआ है, जैसे कि रेनेटिडीन हो गया, निजाटिडीन हो गया। तो ये क्या होती है, ये एक प्रकार की H2 एंटागोनिस्ट होती हैं, जिसका कार्य होता है एसिडिटी को ठीक करना, पेट में विकार हो गया उसको ठीक करना। तो रेनिटिडीन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का H2 एंटागोनिक क्लास की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि रेनिटिडीन और निजाटिडीन। समझ रहे हैं आप लोग, कोई भी बात ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो। तो ठीक, ये आप लोग इतनी सारी दवाइयों हम लोग बता दिए फार्मूले के बेसिस पर। अब आप लोगों को कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ कॉमन मेडिसिन जिसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है और इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं आपके पास हमेशा आते जाते रहते हैं और उनका नॉलेज आपको रहना चाहिए। तो चलिए उन दवाइयों के बारे में आपको जल्दी से बता रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, वीडियो जल्दी से फिनिश करता हूँ 5 मिनट के अंदर। तो इस कॉमन मेडिसिन के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कॉमन मेडिसिन होती हैं। जैसे कि फीवर के लिए पैरासीटामॉल दिया जाता है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे सिरप आते हैं, कम mg का होते हैं, और बड़े लोगों के लिए उनको 500 mg, 650 mg। और ये कुछ कॉमन मेडिसिन होती हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जिनके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। जैसे कि पैरासीटामॉल हो गया, और भी कुछ मेडिसिन हो गई, जैसे कि दर्द को दूर करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। डाइक्लोफिनेक हो गया, और डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल मिक्स कर देते हैं, जैसे कि दर्द भी ठीक हो जाए और बुखार भी अगर मान लीजिए अंदर से है तो वो भी ठीक हो जाए। तो ये भी एक प्रकार की पेन किलर मेडिसिन होती हैं। एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल होता है, और निमिस्लाइड और पैरासीटामॉल होती हैं। कुछ ये मेडिसिन होती हैं जो पेन किलर होती हैं, जो कि कॉमन मेडिसिन होती हैं, और ये ज़्यादा हार्ड मेडिसिन नहीं होती हैं, और इनके बारे में आप लोगों को नॉलेज रहना ही चाहिए। ज़्यादातर पेन किलर मेडिसिन में फिनेक आता है, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिट्रोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। तो ये होती हैं बातें। कुछ और कॉमन मेडिसिन होती हैं, जैसे कि ये लोग देख लीजिए, इमेज तो मैं लगा चुका हूँ। जैसे कि आप लोग स्टमक पेन से रिलेटेड आप लोग देख लीजिए। स्टमक पेन से रिलेटेड आपको एक जो कि होती हैं डाइक्लोमाइन हो गया, पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए डाइसाइक्लोमाइन और मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन की कंपोजिशन का एक आता है, कंपोजिशन आता है। इस प्रकार की मेडिसिन आती है, जैसे कि मेप्टाल स्पास, और इसमें मेप्टाल स्पास के नाम से ज़्यादातर ये फेमस रहती है मार्केट में। किस नाम से? मेप्टाल स्पास के नाम से। कुछ और देख लीजिए कॉमन मेडिसिन, जैसे कि मान लीजिए पेट में किसी के इरिटेशन हो रहा है, मतलब पेट में जलन हो रहा है, तो हमें डाइजिन सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसका डाइजेशन सही से नहीं होता हो, खाना सही से नहीं पच रहा हो, अगर खाना सही से नहीं पच रहा है तो पेट में जलन होगा, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा, तो हम लोग डाइजिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी पेट के रिलेटेड आप लोग याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही सही नहीं रहेगा तो पेट में जलन नहीं होगा क्या? जब डाइजेशन सही नहीं होगा तो पेट नहीं साफ होगा, और पेट में जलन होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं पेशेंट के अंदर।
तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए और कुछ जान लेते हैं दवाइयों के बारे में। जैसे कि मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग को हिंदी में हम लोग उल्टियाँ बोलते हैं, किसी को उल्टी हो रही है तो, या फिर किसी के पेट में गैस बन गया है, तो उस कंडीशन में उल्टी और वोमिटिंग को ठीक करने के लिए कौन सी दवा को ठीक किया जाता है। मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है तो उस केस में ओंडम सेट्राम और डोमपेरिडोम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर मान लीजिए अगर किसी को गैस बन गया है, तो गैस बन गया है तो कौन सी दवा को इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेनिटिडीन और पेंटाप्राजोल। तो ये मेडिसिन जो हो गई, जैसे कि हमने बताया गैस्ट्रिक का मेडिसिन पेंटाप्राजोल, रेनिटिडीन, ये जो मेडिसिन होती हैं गैस्ट्रिक मेडिसिन होती हैं गैस को ठीक करने के लिए। तो वोमिटिंग और गैस होने पर ये कॉमन मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। अगर किसी को एंटी एलर्जिक है, किसी को एंटी एलर्जी का मतलब यह हुआ कि एलर्जी को ठीक करने की दवाइयों को हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन बोलते हैं। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो होती हैं उनमें हमारा आता है सिट्रीजिन और लीवोसेट्रीजिन हो गया और एविल हो गया, जो कि हमारा एविल जो होता है इसमें जो कंपोजिशन होता है फिनेरामाइन होता है, मेल्टेड टैबलेट जो होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, जो कि एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए कुछ और दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक कौन कौन से होते हैं, जो कि कॉमन रूप से हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होता है और डॉक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको देखते ही आप बता देंगे एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो कौन कौन से कॉमनली होते हैं, यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक, जो हो गया एमोक्सासिलिन, पोटेशियम कैल्कुनेट, दूसरा हो गया ऑफ्लोक्सासिन, ओरिनिडाजोल और सिपिक्सामाइन हो गया और सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक होते हैं जिनका इस्तेमाल कॉमनली किया जाता है। और एंटीबायोटिक का कार्य क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंटी का मतलब होता है अपोजिट और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन। तो अगर मान लीजिए किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम लोग उसके अपोजिट मेडिसिन को देंगे, जिसे बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। समझ गए आप लोग। तो ये हो गया सारे के सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो कुछ और दवाइयों के बारे में जान लेते हैं, कुछ अदर मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। अदर मेडिसिन जैसे कि एनिमा। एनिमा क्या होता है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं जब पेट में कब्ज बन जाता है। कब्ज का मतलब क्या होता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट जाम हो गया, हफ्ते में 2 से 3 बार जा रहे हैं, पेट ही नहीं साफ हो रहा, पेट फूल गया है, पेट में उबन सी बन गई है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, उनको कब्ज हो गया है। तो ये होता है एनिमा मेडिसिन। एनिमा जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होता है। और ग्लिसरीन सपोजिटरी क्या होती है, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। बी कॉम्प्लेक्स और आइसो और बाइडाइनेट्रेट जो कॉमन मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये देखिए आप लोग इमेज लगा दिया हूँ, जो ये होगा ये आपका एनिमा होगा, जो कि फ्लेट होता है। ये क्या होता है, जो स्टूल होता है जो एकदम टाइट हो गया है, सॉलिड हो गया है, उसको ये क्या करता है, ये सॉफ्ट करने में मदद करता है। क्या करता है, सॉफ्ट करने में मदद करता है, जिससे कि पेट अच्छे से साफ हो जाए। और इस केसेस में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और पानी को अगर आप पीते हैं, और एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ, अब अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पीना चाहिए।
क्या करना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक, तो ये हो गया आपका इनेमा सॉलिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अगली मेडिसिन के बाद में बताएं तो बी कॉम्प्लेक्स जो होती हैं, तो उसके बारे में टोटली आप लोग जान गए हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ ऐसा टॉपिक नहीं रह गया हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। हर एक बात आप लोगों को एकदम आसान भाषा में, कॉमन मेडिसिन जैसे कि आप लोगों को बता दिया, जो एसोसर्ब हो गया, इनेमा हो गया, ग्लिसरीन हो गया जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हो गया। कुछ आप लोगों को एंटीबायोटिक के बारे में एकदम डिटेल से समझा दिया है। कुछ आप लोगों को बता दिया है कुछ जो एलर्जी के लिए होता है, सिट्रिजिन, लियोसिट्रिजिन, एविल, ये सारे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं। फिर उसके पहले मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रहा है, गैस हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये सारी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और गैस बना है तो गैस को ठीक करने के लिए रेनिटिडिन और पेंटाप्रोजोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आल भी उसके बाद कुछ और दवाइयों के बारे में बताएं, जैसे कि पेट में जलन हो रहा है तो डाइजिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप लोगों को बताए हैं कुछ और मेडिसिन के बारे में, जैसे कि किसी को स्टमक पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो डाइसाइक्लोमाइन, मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन दोनों को कंपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं, जो कि मिप्टाल स्पास के नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं। और पेन किलर के बारे में भी आप लोग समझ गए। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। तो आप क्या करें, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, वीडियो को वॉच करते चले आए, तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहें। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल।